हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज एजुकेशन। आज हम ग्रेविटेशन शक्ल कशिश का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रेविटेशन, शक्ल कशिश, सर्कुलर मोशन, दायरवी हरकत, सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज जो क़ुव्वत और केपलर्स के क़वानीन डिस्कस कर चुके हैं, जिसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज जो पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन का कशिश सुकल का कायनाती कानून, और उसी तरीके से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स सीबीएसई और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन का कशिश सुकल का कायनाती कानून। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. यानी क्या है मतलब, जिस तरीके से आप लोगों को फिगर में नजर आ रहा है कि दो मासेस दिए हुए हैं, दो बॉडीज है। ये हो गई आपकी फर्स्ट बॉडी और ये है सेकेंड। फर्स्ट बॉडी का मास, उसकी कमियत है m1, सेकंड बॉडी का मास, उसकी कमियत है m2। इन दोनों बॉडीज के बीच में जो है वो डिस्टेंस है d। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के कानून के मुताबिक ये बॉडी m1 इस m2 के ऊपर फोर्स F एक्सर्ट करेंगी। उसी तरीके से बॉडी जो है जिसका मास है m2, वो m1 के ऊपर क्या करेंगी, फोर्स एक्ट करेंगे। और ये इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमें नजर आ रहा है m1 exert a force on m2, same way m2 exert a force on m1 and distance between them is d। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कायनात का हर एक जिस्म, अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स, दूसरे जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से क्या करता है, कशिश करता है, इसे खींचता है। यानी m1 m2 को खींच रहा है और m2 जो है वो m1 को खींच रहा है। तो ये हो गया है फोर्स। अब जो पॉइंट है इसने बोला हुआ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मासेस का प्रोडक्ट यानी m1 इंटू m2। आपको दोनों मासेस को मल्टीप्लाई करना है, m1 इंटू m2 of the two object and inversely proportional। ये हो गया है F inversely proportional, जब डिनोमिनेटर में हम ले लेते हैं, to the square of the distance between them, जो डिस्टेंस है आपको उसका स्क्वायर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला हो चुका है। उर्दू मीडियम में देखेंगे हम न्यूटन का कशिश सुकल का कायनाती कानून, कायनात का हर जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता रहता है। कायनात के ये दो जिस्म है, एक दूसरे को कशिश से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और ये कुव्वत, ये जो फोर्स है, एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के, कमियतें यानी उनकी क्या है, मासेस, मासेस की क्या लेना है आपको, हासिल ज़रब, उनका ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इनके दरमियान का फासला, जो डिस्टेंस है, फासला है, वो फासले का आप क्या कीजिए, स्क्वायर लीजिए, यानी उसका मुरब्बा लेना है और उसका माकूस लेना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। रियाजियाती सूरत में, मैथमेटिकल फॉर्म में हम देखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अगर यहाँ पर कैपिटल M और स्मॉल m होता था तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाता था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे इज इक्वल टू लेना पड़ता है। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ से हटती है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट हम लेते हैं, और वो कांस्टेंट है कैपिटल G, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये कैपिटल G जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर हम कोई और कांस्टेंट अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, आपको कैपिटल G ही लेना होगा। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर
बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो यहाँ पर ये जी जो कांस्टेंट हमने लिया है वो जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी ये एक कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, जिसे हम कायनाती मुस्तकिल कहते हैं। कायनाती मुस्तकिल कैपिटल जी का मतलब क्या है कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आफाकी मुस्तकिल है, यानी इसकी जो वैल्यू है ये कभी भी चेंज नहीं होती। तो हम जो है कैपिटल जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कैपिटल जी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कायनाती मुस्तकिल। कैपिटल जी की आपको एसआई यूनिट एग्जाम में पूछी जाती है। एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg raised to -2 या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg raised to kg square. The value of g was first experimentally measured by Henry Cavendish. इसकी जो वैल्यू है कैपिटल जी की वैल्यू सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली देने वाले जो तजुर्बे के जरिए जिसने साबित इनकी कीमत दी थी वो साइंटिस्ट है हेनरी कैवेंडिश, और उन्होंने बताया है कि एसआई यूनिट में इसकी जो वैल्यू होती है वो है 6.673 इंटू 10⁻11 एसआई यूनिट। यानी आपको ये वैल्यू याद रखनी है। कैपिटल जी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक आप लोगों को ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके ये आंसर देना है। Is there a gravitational force between the two objects kept on a table or between you and your friend sitting next to you? If yes, why don't the two move towards each other? क्वेश्चन क्या है? टेबल पर दो अशिया रखी हुई है, दो चीजें टेबल पर है, या फिर आपके फ्रेंड्स आपके बाजू बैठे हुए हैं, तो इनके दरमियान क्या कशिश सुखल या ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं है? अगर है तो ये एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते? जिस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि टेबल पर एक जो है बच्चे जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सेकंड समझने के लिए और एग्जांपल्स देखते हैं हम। एक यहाँ पर आपको रूम जो है वो नजर आ रहा है, डिफरेंट टाइप की यहाँ पर चीजें रखी हुई है, चेयर है और उसी तरीके से सोफा है, फ्रेम्स है। तो ये चेयर ये फ्रेम के ऊपर फिर फोर्स लगाएंगी, इसका मतलब कि ये फ्रेम भी है, ये चेयर पे फोर्स लगाएगा। उसी तरीके से ये चेयर जो है सोफे पर लगाएंगी, सोफा जो है चेयर पर लगाएगा। फिर ये एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आ रहे हैं? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसका मतलब कि ये दोनों को तो क्या होना चाहिए था? एक दूसरे के करीब आने चाहिए था। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है ये फर्स्ट पर्सन क्या ये लेडी पर फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लेडी भी ये पर्सन के ऊपर फोर्स लगा रही है, मगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें कि ये व्हाइट बॉल जो है रेड बॉल पे फोर्स लगाएगा और ये रेड बॉल जो है वो व्हाइट बॉल पर फोर्स लगाएगा, तो फिर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आइए देखते हैं इसका रीजन। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब है, इसका मतलब ये है कि ये रेड बॉल जो है व्हाइट बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और सिमिलरली व्हाइट बॉल भी जो है वो रेड बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स हमेशा क्या में होता है? पेयर्स में होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। इसका मतलब ये है ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट आंसर जो होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला है ये है m1 m2, यानी हमें प्रोडक्ट ऑफ मासेस लेने हैं दोनों बॉडीज के। हमें मासेस का क्या करना है? प्रोडक्ट लेना है, उनकी कमियतों का हासिल ज़रब लेना है। सपोज हम कर रहे हैं इसकी जो कमियत है ये हो गई है 0.5 kg और ये हो गई 0.5 kg। दोनों को अगर कभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर रहेगा वो बहुत ही छोटा रहेगा, तो वैल्यू जो है वो बहुत छोटी आ जाएगी, इसलिए फोर्स की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होगी
और इतना कम फोर्स जो है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, यानी ये फोर्स इफेक्टिव नहीं होता। और बेहतर समझने के लिए हम जानते हैं कि जैसे हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज है, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं अर्थ की और मून की। अर्थ का जो मास है वो ज्यादा है, उसी तरीके से मून का मास भी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। जब मासेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मासेस ज्यादा होने की वजह से मासेस का मल्टीप्लिकेशन उनका जरब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन मासेस का ज्यादा है, इसका मतलब कि फोर्स ज्यादा होगा, और जब फोर्स ज्यादा होगा तो वो फोर्स इफेक्टिव होगा, यानी उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। इसको समझने के लिए हम बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जानिब। जो एग्जाम्पल हमने आप लोगों को अभी डिस्कस किए थे कि जो बॉल्स है, दो बॉल्स है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत ही कम है। कितनी कम है हम उसको डिस्कस करेंगे। सपोज कि ये बॉल जो है इसका मास है 1 kg, व्हाइट बॉल है उसका मास है 1 kg। इन दोनों बॉल के जो मासेस है 1 kg के हैं, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.5 मीटर। ये दोनों बॉल के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 0.5 मीटर है। यहाँ पर हम उसको समझ लेते हैं। मास 1 kg, m2 मास 1 kg, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.5 मीटर। कैपिटल जी की वैल्यू अभी आपको हमने डिस्कस किए थे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोगों को फोर्स जो है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब जी की वैल्यू रखें 6.67 10⁻11, m1 मास 1 kg, m2 मास 1 kg एंड डिस्टेंस इज 0.5 स्क्वायर। ये हो गया है 6.67 इंटू 10⁻11। 0.5 स्क्वायर मीन्स 1/2, हाफ स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ये 4 चला गया है ऊपर, मल्टीप्लाई कर दिए हैं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 4। द आंसर इज 26.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन। यानी इतना फोर्स ये दो बॉल्स के दरमियान में हमें लगेगा, ये नजर आएगा 26.8 इंटू 10⁻11। अब जब हम इसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.0000000028 यानी न्यूटन फोर्स। यानी ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। आपको नजर आ रहा है पॉइंट के बाद कितने ज्यादा जीरो है, इसके बाद 28 दिया, यानी फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल। इतना छोटा फोर्स होता है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये फोर्स की वैल्यू इतनी छोटी क्यों आई है, वेरी स्मॉल इसकी वैल्यू क्यों है। तो इसका रीजन ये है कि जी की जो वैल्यू होती है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। देखिए आप जी की वैल्यू 6.67 10⁻11, जब ये 10⁻11 की वैल्यू ही बहुत ही कम है तो ये जी जो है वो मास के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर हमें नजर आते हैं उनकी मासेस बहुत ही ज्यादा छोटे होने की वजह से जब हम वो मासेस का मल्टीप्लाई लेते हैं जी के साथ तो उस वजह से फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम आती है और इतनी स्मॉल होती है वो वैल्यू जो फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो फोर्स होता है वो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ एंड मून के बीच में जो फोर्स है क्या वो इफेक्टिव है, हम ये देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। गिवन वैल्यूज है me मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24 kg, mass of moon 7.4 into 10⁻22 kg, distance between them is 3.84 into 10⁻5 kilometer, value of capital G is 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और हमें मालूम करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल्स इस टाइप में आपको आएगा तो सबसे पहले आप गिवन में तमाम वैल्यूज लिख दीजिए। इसके बाद जो वैल्यूज है तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि SI सिस्टम में है क्या सब। ये किलोग्राम में है किलोग्राम में है, मगर ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो हमें पता है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है, 1000 यानी 10⁻3। तो क्या कीजिएगा, किलोमीटर की जगह मल्टीप्लाई करके 10⁻3 कीजिए। 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर की जगह पे 10⁻3।
ये कितना हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁵ प्लस 3, ये हो गया है 8। डिस्टेंस 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अब हम मालूम करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। F is equals to G, mass of earth me, mass of moon mm upon d square। जो फॉर्मूला है न्यूटन का, F is equal to G m1 m2 upon d square। यहाँ पर पहला m1 क्या है me, दूसरा m1 की जगह क्या लेंगे हम mm। वैल्यूज रखिए 6.67 10⁻11, mass of earth 6 into 10⁻24, mass of moon 7.4 into 10⁻22 and d square। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2.01 10⁻20। यहाँ का पॉइंट हमको रिमूव करना है, तो ये हो गया 201 into 10⁻18 न्यूटन। अब ये आंसर जब आप देख रहे हो तो ये है 10⁻18 में, यानी इतने जीरो जो है ये राइट साइड में बढ़ गए हैं, तो फोर्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी आ गई है। फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज। इसका मतलब कि ये लार्ज फोर्स इफेक्टिव है, इसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। इसलिए अर्थ और मून के दरमियान में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्ट नजर आता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इंटू 10⁻18, यानी कि पॉजिटिव प्लस के अंदर वैल्यू आई है, और जो प्रीवियस हमने जो देखे थे इसमें जो है वो 10⁻−11, यानी पॉइंट के बाद इतने 0.000 बढ़ गए थे। ये फोर्स स्मॉल था इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन ये फोर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है, 10⁻18 बहुत ज्यादा बड़ा है, इस वजह से इसका इफेक्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसी तरीके से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं मासेस के बेसिस पे कि इफेक्ट ऑफ मास और इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अपने लेवल पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ये मासेस के बेसिस पर है और ये डिस्टेंस के बेसिस पर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ मास ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पर मास का क्या असर होगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि दो बॉडीज है, दो जिसका मास है m और इसका भी मास है m, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। सिंपली आप क्या कीजिए, ये दोनों मासेस का हमको क्या करना है प्रोडक्ट, क्योंकि फॉर्मूले में देखिए आप m1 और m2 दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट लेते हैं। तो सिंपली आप क्या करें, ये दोनों का मासेस का प्रोडक्ट ले लें। कब लेना है, जबकि डिस्टेंस जो है वो क्या है आपको 1 मीटर होना चाहिए, यानी कि जितने आपको 4 यहाँ पे न्यूमेरिकल नजर आ रहे हैं इसके अंदर सबका जो डिस्टेंस है वो dd नजर आ रहा है, यानी कि 1 मीटर है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। m इंटू एम ले लीजिए, मास का मल्टीप्लीकेशन मास से, तो ये हो जाएगा m इंटू एम, 1 इंटू 1, ये हो गया है 1 न्यूटन। तो फोर्स क्या हो गया है F आ चुका है, यहाँ पर है आंसर F। सिंपली आप 2m से m को मल्टीप्लाई करें, 2m इंटू एम, m की वैल्यू है 1, 2 1 जा 2, तो कितना हो गया है फोर्स 2F। यहाँ पे 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, तो आंसर हो गया है आपका 4F। 3 से 1 को मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, आंसर हो गया है आपका 3F। तो यहाँ पर हम जो है आपको नजर आ रहा है कि हमने इसको सॉल्व करके बताए हैं। सिंपली टेक द मल्टीप्लीकेशन, यू गेट द आंसर्स। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट है, डिस्टेंस का इफेक्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पर, हमें वो देखना है। सबसे पहले देखेंगे हम कि मासेस m और m है, यानी दोनों भी 1 1 kg आप लोगों को दिए हुए है, और डिस्टेंस दिया हुआ है d। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। F का d से क्या ताल्लुक होता है, इनवर्स होता है। तो अब यहाँ पे d का वैल्यू रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1/1 1, so फोर्स इज 1 न्यूटन, आंसर इज F। मगर जब हम ये डिस्टेंस को क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं, 2d कर दिए हैं, तो क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, F इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर। 1/2d का स्क्वायर लीजिए, 2 का स्क्वायर क्या हो गया है 1/4, तो आंसर इज 1/4, सो इट इज 1/4F। अब डिस्टेंस को आपने कितना लेना है, 1/2 लेना है, हाफ लेना है। हाफ लेने पर क्या होगा, 1/d स्क्वायर 1/2 d रेज ब्रैकेट स्क्वायर 1/1
1/4d², ये 4 जो है ऊपर चला गया, 4/d², सो आंसर इज 4f। एंड लास्टली जब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है 2m और 2m ये दोनों मासेस दी गई है और डिस्टेंस 2d दिया गया है, तो हम फॉर्मूला लेंगे m1m2/d², 2 × 2/2d², 2 2 ज़ा 4, 4d², सब कैंसिल हो चुका है और वैल्यू आ गई है f। प्रीवियस क्वेश्चंस में यहाँ पर जो है 2m मासेस जो थे वो चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पर जो था हमने मासेस का मल्टीप्लिकेशन लिया है, आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर जो हमने इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस देखा है तो आपको 1/d² लेकर यहाँ पर करना है। तो आई होप आप लोगों को जो है ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। उसी तरीके से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।